28 जून 1914 ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस अपनी बीवी के साथ बोस्निया के विजिट पर थे। वो अपनी गाड़ी में रोड से गुजरते गुजरते लोगों को हाथ हिलाते जा रहे थे कि एक मकाम पर उनके ड्राइवर ने गाड़ी को गलत गली में मोड़ दिया। हालांकि ये टर्न गलती से लिया गया था, लेकिन किसको मालूम था कि महज सिर्फ गलत गली में आने का अंजाम दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 की सूरत में देखना पड़ेगा, जिसमें 4 करोड़ लोगों की मौत और अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। जी हाँ, आइए जानते हैं कि सिर्फ एक गलत टर्न दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 में कैसे धकेल गया। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यानी 1900s के शुरुआती सालों में दुनिया का नक्शा आज से बहुत डिफरेंट था। रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जैसी बड़ी रियासतें मौजूद थी। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री थी बोस्निया एंड हर्ट्ज़गोविना, जहाँ से इस सारे मसले की शुरुआत होती है। बोस्निया पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने 1908 में कब्जा करके उसके सारे मामलात को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बोस्निया में ज्यादातर स्लेविक लोग रहा करते थे, जबकि बोस्निया के हमसाया मुल्क सर्बिया में भी काफी स्लेविक लोग मौजूद थे। इसीलिए दोनों मुल्कों के लोगों की एक दूसरे के साथ हमदर्दियां मौजूद थी। लेकिन सर्बिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा नहीं था। अब इन दोनों मुल्कों के लोग थे तो एक ही, लेकिन इन दोनों पर अलग अलग रियासतें राज करती थी। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर चाहती थी कि सर्बिया पर भी कब्जा करके उसको अपनी एम्पायर का हिस्सा बना ले। इससे बोस्निया समेत सर्बिया भी इनके कंट्रोल में आ जाएगा और यहाँ के लोगों में भी दूरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। स्लेविक लोगों में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के इस प्लान को लेकर काफी गम और गुस्सा पाया जाने लगा। उनकी ख्वाहिश थी कि सर्बिया, बोस्निया एंड हर्ट्ज़गोविना, जहां स्लेविक लोग रहते हैं, ये सब एक ही आजाद मुल्क बना लें, जिसे ग्रेटर सर्बिया या फिर यूगोस्लाविया का नाम दिया जाए। लेकिन फिलहाल उनके पास ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से नफरत करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। शायद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर हमला कर भी लेती, लेकिन उनको डर था रशिया से, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इस रीजन में ज्यादा ग्रो करे। इसलिए रशिया से लड़ने के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी को अपने साथ मिलाकर उनको बैकअप पर रख दिया और रशिया ने फ्रांस के साथ अलायंस बना ली। वहाँ सर्बिया और बोस्निया के नेशनलिस्ट ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आजादी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू कर दी। पहले तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद सिर्फ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस में तब्दील होकर खून रेजी पर उतर आई। इसी दौरान एक और तंजीम वजूद में आई जिसे ब्लैक हैंड का नाम दिया गया। इस तंजीम का नारा था कि वो ग्रेटर सर्बिया या यूगोस्लाविया बनाकर ही दम लेंगे। अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये तंजीम, ये ऑर्गेनाइजेशन किसी की जान लेने को भी तैयार थी। इसी बीच एक 19 साल का लड़का गैव्रिलो प्रिंसिप भी था, जो हमेशा से आजाद मुल्क यूगोस्लाविया का ख्वाब देखा करता था। उसने भी ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया और अब वो लोग दिन रात काम करने लगे कि किस तरह ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से बदला लिया जाए और उनसे जान छुड़ाई जाए। उन्होंने कई मरतबा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के ऑफिशियल्स पर हमले भी किए, लेकिन उनको किसी भी तरह एम्पायर से छुटकारा नहीं मिल रहा था। फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 1914 में। इसी बीच उनको खबर मिली कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का प्रिंस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया विजिट करने वाला है। ऑस्ट्रियन एम्पायर का प्रिंस अपनी एम्पायर का बादशाह बनने वाला था और सर्बिया पर कब्जा करने का सारा प्लान भी इसी का था। ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को किसी भी सूरत इस प्रिंस को किंग बनने से रोकना था। ये खबर मिलते ही ब्लैक हैंड के मेंबर्स खुश हुए और उनके दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेने लगा। सबसे पहले प्रिंस आर्च ड्यूक के विजिट वाले दिन उसके रूट का पता लगाया गया। मालूम पड़ा कि वो सिटी हॉल में एक नए म्यूजियम की इनॉग्रेशन करने वाले हैं। ब्लैक हैंड के मेंबर्स ने प्लान बनाया कि उनके 3 लोग डिफरेंट लोकेशंस पर लोगों के हजूम में खड़े होंगे। प्रिंस की गाड़ी जिस मेंबर के सामने से भी गुजरेगी, वो पहले ग्रेनेड फेंकेगा और फिर साइनाइड पिल यानी कि जान लेने वाली दवाई खाकर पास मौजूद दरिया में कूद जाएगा। प्लान का मकसद ये था कि प्रिंस को मारने के बाद मारने वाला भी मर जाए। अगर साइनाइड पिल ने काम ना भी किया तो दरिया में कूदने के बाद तो उसकी मौत पक्की है। ऐसा इस वजह से किया जा रहा था क्योंकि ब्लैक हैंड एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह उनके प्लान्स का किसी को पता चल सके। जहां ब्लैक हैंड के मेंबर्स ये सारा प्लान बना रहे थे, वहीं गैव्रिलो प्रिंसिप, जिसमें बचपन से ही आजादी का जुनून सवार था, वो प्रिंस को मारने के लिए अपना अलग प्लान बना रहा था। 28 जून 1914 ये वो दिन था जब इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था। लेकिन प्लान बनाना हमेशा आसान होता है और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल। ब्लैक हैंड्स की जानिब से भेजे गए लोगों को ऐसे काम का पहले कोई तजर्बा नहीं था। जब प्रिंस और उसकी वाइफ का काफिला अवाम के सामने से गुजरा तो पहले नंबर वाला आदमी डर के मारे ग्रेनेड फेंक ही ना सका। जब गाड़ी दूसरे नंबर वाले आदमी के सामने से गुजरी तो वो भी कांपने लगा और जितनी देर वो सोच रहा था इतनी देर में गाड़ी गुजर गई। अब सारी जिम्मेदारी तीसरे आदमी पर थी। उसके सामने से जब प्रिंस की गाड़ी गुजरी तो उसने जल्दी से बॉम्ब फेंक दिया, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं था। ग्रेनेड प्रिंस की गाड़ी के बजाय पिछली गाड़ी से भी कुछ दूर जा गिरा, जिससे क्राउड में मौजूद 20 लोग जख्मी हुए, जबकि प्रिंस समेत किसी की भी जान नहीं गई। ये काम करते ही उसने जल्दी से अपनी साइनाइड पिल खा ली, जो कि पुरानी होने की वजह से नाकारा हो चुकी थी। उस कैप्सूल ने उसकी जान तो नहीं ली, बल्कि सिर्फ उसे हल्की सी उल्टी हुई। ये सब करने के बाद उसने प्लान के मुताबिक दरिया में छलांग लगा ली, लेकिन शायद आज उसकी किस्मत खराब थी। उस दिन दरिया का पानी सिर्फ 1 फुट से थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि इस मौसम में दरिया सूख चुका था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लिया और इस तरह प्रिंस के कत्ल की साजिश नाकाम हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। गैव्रिलो प्रिंसिप अभी भी अपने खुफिया मिशन पर मौजूद था। बॉम्ब फटने के बाद फौरन प्रिंस और उसकी वाइफ को सिक्योरिटी में ले जाकर सिक्योर जगह पहुंचा दिया गया। प्रिंस आर्च ड्यूक गुस्से में बोस्निया के मेयर से शिकायत करते हैं कि हम आपके शहर विजिट करने आए थे, लेकिन आपने तो हमारा इस्तकबाल बॉम्ब से किया है।
प्रिंस को जब बताया जाता है कि बॉम्ब फटने की वजह से 20 लोग जख्मी हैं, तो प्रिंस फौरी तौर पर अपना शेड्यूल चेंज करके म्यूजियम के बजाय हॉस्पिटल जाने का फैसला करते हैं ताकि जख्मियों की खैर खबर मालूम की जा सके। लेकिन शेड्यूल और रूट चेंज होने की इतला उनकी गाड़ी के ड्राइवर को नहीं दी जाती। प्रिंस दोबारा आकर अपनी गाड़ी में अपनी वाइफ के साथ बैठ जाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब गैवरिलो प्रिंसिप म्यूजियम जाने वाले रोड पर खड़ा प्रिंस पर हमला करने का वेट कर रहा होता है। इतने में प्रिंस की गाड़ी म्यूजियम जाने के लिए टर्न करती है। ड्राइवर, जिसको मालूम नहीं था कि प्रिंस को हॉस्पिटल जाना है, वो गाड़ी को म्यूजियम की तरफ मोड़ता है, उसी मोड़ पर जहाँ गैवरिलो प्रिंसिप खड़ा है। फौरी तौर पर स्टाफ ड्राइवर को शेड्यूल के बारे में बताता है और गाड़ी को टर्न करके हॉस्पिटल जाने का कहता है। रिवर्स करते हुए गाड़ी की रफ्तार काफी स्लो हो जाती है और गैवरिलो प्रिंसिप के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था। वो अपनी पिस्टल निकालता है और गाड़ी पर फायर कर देता है। प्रिंस आर्चड्यूक और उसकी वाइफ मौके पर ही मारे जाते हैं। जब प्रिंस की मौत की खबर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बादशाह तक पहुंचती है, तो वो गुस्से में आकर सर्बिया पर हमला कर देता है। दूसरी जानिब रशिया, जो पहले से ही सर्बिया को सपोर्ट कर रहा था, उसने समझा कि शायद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए वो सर्बिया के बिहाफ पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उधर जर्मन एम्पायर ने पहले से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की सपोर्ट का ऐलान कर रखा था, वो भी रशिया के मुकाबले में आ जाती है। ये देखते हुए फ्रांस, जो पहले न्यूट्रल रहने का इरादा कर रहा था, वो भी रशिया के साथ मिलकर जर्मनी पर हमला करता है। ऑटोमन एम्पायर को कमजोर करने में फ्रांस और रशिया का बड़ा हाथ था। इसी वजह से वो जर्मनी की सपोर्ट में अपने हथियार निकाल लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, जिसने फ्रांस के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने की साजिश की थी, वो फ्रांस के साथ जा मिलते हैं। देखते ही देखते इस जंग में जापान और यूएसए की भी एंट्री होती है और एक गलत टर्न लेने की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज हो जाता है। कहा जाता है कि अगर उस दिन प्रिंस की गाड़ी ये रॉन्ग टर्न ना लेती, तो शायद उसकी मौत नहीं होती और यूं वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने का मौका नहीं मिल पाता। सिर्फ एक जान जाने की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 में 4 करोड़ लोग मारे गए और जंग की वजह से जो मिलिट्री एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफर हुई, उनकी वजह से जानलेवा स्पेनिश फ्लू भी पूरी दुनिया में फैल गया, जो 5 करोड़ से ज्यादा जानें ले उड़ा। इस सब के अलावा जो पूरी दुनिया को इकोनॉमिक इश्यूज का सामना करना पड़ा और जो फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। वैसे आपको एक फन फैक्ट बताता चलूं कि वर्ल्ड वॉर 1 का सीज फायर प्रिंस की मौत के 4 साल के बाद 11 नवंबर 1918 को साइन किया गया था, यानी 11-11-18, और प्रिंस आर्चड्यूक की गाड़ी का नंबर भी 11-11-18 ही था। क्या यह वाकई कोई कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी साजिश थी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।